Hello everyone. In this video, I will explain Article 13 of Indian Constitution. Part 3rd, Article 12 to 35. Article 12 I have already explained. बेसिक फंडामेंटल राइट पर एक वीडियो मेरी ऑलरेडी है. अगर आपने फंडामेंटल राइट को समझ लिया, आर्टिकल 12 को समझ लिया, तो उसके बाद आर्टिकल 13 की बारी आती है और आर्टिकल 13 पार्ट 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इस आर्टिकल में जो डॉक्ट्रिन्स दिए हुए हैं, इस आर्टिकल में जो प्रोविजन दिया हुआ है, एक्चुअली आर्टिकल 13 of Indian Constitution gives teeth to fundamental rights. Means whatever mentioned under part 3rd in the form of fundamental rights, वो सारे फंडामेंटल राइट जितने भी मूलभूत अधिकार आपको भाग 3 में हैं, वे व्यर्थ हो जाते अगर हमने आर्टिकल 13 को ना बनाया होता. तो आर्टिकल 13 हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या है. तो बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स हैं. जुडिशियल रिव्यू इसमें आता है या नहीं. सो आई विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक अंडर आर्टिकल 13. सो पहला आर्टिकल 13 क्लॉज 1. आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि जितने भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले भारत में थे, मीन्स 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी लॉज भारत में इन्फोर्सेबल थे, जो भी लॉज इन्फोर्सेबल थे, जो भी लागू थे, इफ any pre-constitutional law found to be inconsistent with part 3rd means 26 जनवरी 1950 को अब पार्ट 3rd में जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, उन फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मीन्स 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में जो भी लॉज थे, if any law found to be inconsistent with part 3rd, then that particular law shall be void to the extent of such inconsistency. Means अगर कोई लॉ है जो कि आज फंडामेंटल राइट, जिस दिन संविधान में फंडामेंटल राइट को लागू किया गया, उस दिन जो भी लॉज इनकंसिस्टेंट हुए, तो वो लॉ उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगा जिस एक्सटेंट तक वो एफआर के इनकंसिस्टेंट होगा. मतलब एफआर में फंडामेंटल राइट आपको कुछ और, मतलब लाइक राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है. ठीक. आर्टिकल 14 में अगर कोई आपका प्री एग्जिस्टिंग लॉ ऐसा है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो भी लॉज पहले के थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की आप ले लीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप ले लीजिए, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट आप ले लीजिए, इंडियन पीनल कोड आप ले लीजिए. ये क्या है? ये 1950 के पहले से थे. ठीक है. तो ये प्री एग्जिस्टिंग लॉज आ गए. अगर इनका कोई भी प्रोविजन एफआर के उल्लंघन में है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो प्रोविजन वॉइड होगा. 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लगता है. 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मीन्स 26 जनवरी 1950 के बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ने कहा कि नाउ स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ. स्टेट अब कोई ऐसा कानून, ऐसी अधिनियम, ऐसे विधि को पारित नहीं करेगा जो कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ, ठीक, विच इज इनकंसिस्टेंट with the fundamental right, which abuses or which is in contravention of part 3rd means fundamental right. और अगर स्टेट ने ऐसा लॉ बना दिया, पहले तो 13 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर स्टेट ने ऐसा लॉ बना दिया, तो 13 क्लॉज 2 कहता है कि देन सच लॉ शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पार्ट 3rd. मतलब अब फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में अगर आपने कोई लॉ बना ही दिया, तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में है. तो ये दो आपको याद रखने हैं पीटी के लिए कि 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले के जो लॉज थे, अगर कोई भी लॉ अब फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि उससे पहले तो फंडामेंटल राइट्स थे ही नहीं, तो
उस टाइम तो वो लॉ वैलिड ही होगा, बट अब वो लॉ का उतना पोर्शन इनवैलिड मान लिया जाएगा। और 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है कि अब 26 जनवरी 1950 के बाद स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इज inconsistent or which may contravene or which may abridges the fundamental right guaranteed under part 3 of Indian Constitution। ये दो आपके क्लॉजेज हैं, ये आपको पीटी ओरिएंटेड ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या है, अगली बात आती है कि क्या जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट्स का नेचर कैसा है। आर्टिकल 13 से ये बात आती है कि उनका नेचर कैसा है, क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव हैं या प्रोस्पेक्टिव हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को समझना है लैंग्वेज यूज किया हुई है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को अगर आप देखें तो कहते हैं, दोनों ही प्रोविजन का कंबाइंड रीडिंग देखिए, एनी लॉ फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पार्ट 3 शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी और कॉन्ट्रावेंशन। वो उतना पोर्शन वॉइड हो जाएगा, कब से, जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। मीन्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों को लगता है कि एफआर रेट्रोस्पेक्टिव है। एफआर रेट्रोस्पेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी हैं उनमें भी क्या लिखा गया है कि अब 26 जनवरी 1950 के बाद से वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि एफआर के इनकंसिस्टेंट हैं वो वॉइड होंगे। मींस 26 जनवरी 1950 से वॉइड होंगे, ना कि पहले से। ठीक, तो पहले की सारे ट्रांजैक्शन, सारे के सारे जो भी संव्यवहार, जो भी डीलिंग हुई होगी वो सारी वैलिड होगी। बट जब से संविधान लागू हो गया, एफआर ऑपरेटिव हो गए, तब से वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अब इस डेट से वो वॉइड डिक्लेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि एफआर का नेचर प्रोस्पेक्टिव है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। अब आर्टिकल 13 में दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं। पहला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और दूसरा डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। पहला डॉक्ट्रिन आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वाज propounded in the case of भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को इवॉल्व किया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स होता क्या है, देखिए आपने एक्लिप्स का नाम तो कई बार सुना होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा, एक्लिप्स है ना। मून एक्लिप्स आपका जैसे सन का होता है एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो भी जैसे आप बोलते हो, तो अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है तो वो कुछ समय के लिए होता है, फॉर द टाइम बीइंग, है ना। सन या मून उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक्लिप्स्ड हो जाता है, छिप जाता है, क्योंकि बीच में कोई और ऑब्जेक्ट आ जाने की वजह से वो छिप जाता है, ग्रहण उस पर लग जाता है, एक्लिप्स्ड हो जाता है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है इसका मीनिंग सेम है कि जब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो लॉज बनाए गए थे एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट, जब वो लॉज लाए गए थे एट दैट टाइम दे वर वैलिड, बट ड्यू टू द कमेंसमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाने से और 26 जनवरी 1950 को इन फंडामेंटल राइट के लागू हो जाने से ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का कुछ पोर्शन, सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं, सम लॉज विच फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का कोई भी पोर्शन या पूरा का पूरा लॉ ही फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हुआ, देन दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, शैल बी ओवरशैडोड बाय फंडामेंटल राइट। एक्लिप्स मतलब ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या उसका कोई पोर्शन जो एफआर के इनकंसिस्टेंट है, देन फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल। फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल मीन्स दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विल बी ओवरशैडोड बाय फंडामेंटल राइट। उस फंडामेंटल राइट इसको ढक लेंगे, है ना, मतलब ये छिप गया, इक्लिप्स्ड बाय फंडामेंटल राइट, ये छिप जाएगा। अब
इक्लिप्स, देखिए जब भी इक्लिप्स होता है, जब भी ग्रहण लगता है तो हमेशा के लिए तो नहीं लगता, एक टाइम बाद तो वो उदय होता ही है ना, एक टाइम बाद तो वो रिवाइव होगा। सेम कॉन्सेप्ट इक्लिप्स का आपके 13 में भी दिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है कि फॉर द टाइम बीइंग दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और अभी पोस्ट पर मैं आऊंगी इसलिए बार बार केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल का नाम ले रहे हैं, आप कह सकते हैं एनी लॉ फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट with fundamental right under the doctrine of eclipse, that provision will be overshadowed by fundamental right. ठीक, it means that once that inconsistency, ये जो लॉ में इनकंसिस्टेंसी थी जिसकी वजह से ये फंडामेंटल राइट और इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल किया और ये छुप गया। मींस ये जो लॉ था वो एक डोरमेंट पोजीशन में हो जाएगा, है ना, ऑपरेटिव नहीं होगा, सक्रिय नहीं रहेगा, निष्क्रिय हो जाएगा, सक्रिय नहीं रहेगा, ऑपरेटिव नहीं होगा, क्योंकि इस पर फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे। ठीक, बट द मोमेंट दैट इनकंसिस्टेंसी, भाई एक पर्टिकुलर प्रोविजन, मान लीजिए इस लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन है जो 14 के डायरेक्ट अगेंस्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरशैडो कर लिया जाएगा फंडामेंटल राइट से। द मोमेंट दैट इनकंसिस्टेंसी रिमूव्ड आइदर बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या तो भाई फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर दिया गया, या है ना फंडामेंटल राइट में ऐसा अमेंडमेंट किया कि जिस कारण से मान लीजिए 14 की वजह से, फंडामेंटल राइट में 14 की वजह से ये लॉ का कुछ पोर्शन ओवरशैडो हो गया, क्योंकि ये इक्वालिटी की बात नहीं करता था, है ना। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसमें कुछ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, कुछ को नहीं दिया जाएगा, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ना, वो रिलीजन, रेस, कास्ट, किसी के बेसिस पे कर दिया गया, तो जैसे ये इनकंसिस्टेंसी रिमूव होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है ये जो लॉ जो इक्लिप्स जो हो गया था फंडामेंटल राइट से, जैसे ही ये इनकंसिस्टेंसी रिमूव होगी, दैट लॉ विल अगेन रिवाइव, दोबारा से जीवित हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, दोबारा से सक्रिय हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में कुछ आपको कैचिंग वर्ड्स ध्यान रखने हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में वो लॉ एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन, जब वो लाए जाते हैं इनेक्टमेंट के टाइम, वो पूरी तरीके से वैलिड होते हैं, बट ड्यू टू द कमेंसमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट और उस लॉ के बीच में क्लैश होता है, ठीक है, क्लैश होता है, तो या तो वो पूरा एक्ट अगर पूरा ही इनकंसिस्टेंट है, पूरा ही दोनों में विरोधाभास है, तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, या फिर उसका कोई एक प्रोविजन भी हो सकता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए फंडामेंटल राइट के, अगर फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है तो इक्लिप्स लग जाएगा और वो डोरमेंट पोजीशन में पहुंच जाएगा और ओवरशैडो किया जाएगा फंडामेंटल राइट से, ठीक। और जैसे ही ये इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाएगी, वैसे ही ये वापस से रिवाइव हो जाएगा। इस पर बहुत अच्छा केस है, भिकाजी नारायण, मैंने बताया। इसमें बरार मोटर व्हीकल्स का मामला, जिसमें बरार मोटर व्हीकल्स का एक प्रोविजन आर्टिकल 19(1)(g) के अगेंस्ट था, बट जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 19 में 6(1) के साथ, तो वो इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो गई, ठीक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 19 में कर दिया गया, और वो जैसे ही इनकंसिस्टेंसी रिमूव हुई और बरार मोटर व्हीकल्स एक्ट का वो प्रोविजन दोबारा से रिवाइव हो गया। तो फॉर द टाइम बीइंग कोई पर्टिकुलर प्रोविजन में भी इक्लिप्स्ड बाय फंडामेंटल राइट, बट द मोमेंट, जिस समय, जिस क्षण संविधान संशोधन के द्वारा उस असंगतता को दूर कर दिया जाएगा, वैसे ही वो वापस से सक्रिय हो जाएंगे। कभी भी इक्लिप्स में डेड नहीं होता प्रोविजन, ये ध्यान रखना है, डेड नहीं होता, इनऑपरेटिव हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग। जैसे आपको पता है इक्लिप्स में होता है कुछ समय के लिए सूर्य ग्रहण होगा ना, कुछ समय के लिए चंद्र ग्रहण होगा, हमेशा के लिए तो नहीं होगा ना, कुछ समय बाद तो वो रिवाइव होगा ना, वापस अपनी स्थिति में आएगा। तो ये एक इंटेंशन होती है इक्लिप्स में कि वो वहां पर रिवाइवल के चांसेस रहते हैं। दूसरा आते हैं हम, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि डज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज ऑन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और नॉट। इसमें एक केस है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ओनली, क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में इक्लिप्स लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मीन्स 26 जनवरी 1950 के बाद द मोमेंट स्टेट मेक्स एनी लॉ एंड दैट लॉ फाउंड टू बी in contravention of part 3rd
means if any law which abridges fundamental right, which infringes fundamental right, if any law which is in contravention of fundamental right, then that law automatically will be void. वो लॉ तो ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएगा. आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ऐसा लॉ तो आप बना ही नहीं सकते, और जैसे ही आप लॉ बनाएंगे आपके लॉ को चैलेंज किया जाएगा और कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी, तो इक्लिप्स लगाने की जरूरत नहीं है. बट इस व्यू को कोर्ट ने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स के केस में, आई थिंक 1974 है इसका, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स के केस में अपने व्यू को मॉडिफाई किया और कहा कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इफ एनी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट with the fundamental right mentioned under part 3rd, then the whole law will not be declared as void ab initio, but only that part of post constitutional law will be void, which is against or which found to be against the spirit of fundamental right. केवल उतना पर्टिकुलर प्रोविजन void डिक्लेयर होगा, ना कि पूरा का पूरा आप एक्ट ही वॉइड डिक्लेयर कर दें. पूरा का पूरा एक्ट एब इनिशियो वॉइड नहीं होगा. दूसरा इसमें जो डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का है. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये भी बहुत अच्छा है. जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मीन्स एनीथिंग विच कैन बी सेपरेटेड. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि इफ any provision or any portion of any enactment, any particular provision of any enactment found to be offending or against the spirit of fundamental right, found to be inconsistent, if any particular portion contravenes any fundamental right mentioned under part 3rd, and if that particular provision is separable, means we can separate that particular provision from rest of that act. अगर किसी भी अधिनियम के किसी एक प्रावधान को मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन में पाया जाता है और वो प्रावधान इस प्रकृति का है कि उसको पूरे अधिनियम से अलग किया जा सकता है, फिर भी वो अधिनियम ऑपरेटिव रहेगा, है ना, लागू रहेगा. उसका नेचर ऐसा है कि इफ वी सेपरेट दैट पर्टिकुलर प्रोविजन फ्रॉम रेस्ट ऑफ दैट एक्ट, then also that act will operate in the same manner as was earlier. उसका ऑब्जेक्ट भी डिफीट नहीं होगा. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है there is no need to struck down or declare the whole enactment as void, rather केवल पूरा हमें अधिनियम को void डिक्लेयर शून्य घोषित करने की जरूरत नहीं है. केवल उतना ही पार्ट को आप वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि वो आराम से सेपरेट किया जा सकता है. तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. एक इनैक्टमेंट का एक सेक्शन, केवल एक कोई प्रोविजन जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, तो केवल आप इसको हटाइए ना. इसमें इतने सारे क्लॉजेज हैं, आप इसको रिमूव कर दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए, तब भी एक काम करेगा. ठीक, ये है सेवरेबिलिटी. इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के सेक्शन 14 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, क्योंकि सेक्शन 14 फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, बट रेस्ट ऑफ द प्रोविजन फाउंड टू बी कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट एंड अदर. जो पूरे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1949 का पूरा एक्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट सेक्शन 14 फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में था, तो उस सेक्शन 14 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया. ठीक, ये है सेवरेबिलिटी. अब ये भले से आप लोगों को ना पता हो, बट अगला मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में, ये आप लोगों को पता होगा. आप लोग अगर लॉ के स्टूडेंट, आप सबको पता होगा कि मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में सेक्शन 303 ऑफ इंडियन पीनल कोड वाज स्ट्रक डाउन. इस केस में आईपीसी के 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, बिकॉज कोर्ट फाउंड सेक्शन 303 अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 40. क्योंकि इसमें था कि जो लाइफ कन्विक्ट होंगे, अगर किसी लाइफ कन्विक्ट ने मर्डर किया तो उसको डेथ सेंटेंस,
और अदर के केस में हमेशा डेथ सेंटेंस नहीं. सो इट फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 14. सो यहां पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. अब देखिए पूरी आईपीसी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना, इस आईपीसी का हमने 303 निकाल भी दिया, फिर भी आईपीसी का जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो रहा है, फिर भी आईपीसी में जो ऑफेंस है ना, जो ऑफेंस है वो अभी भी ऑफेंस है. पूरी आईपीसी तो अभी भी ऑपरेटिव है ना, केवल 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. ये है सेवरेबिलिटी. एक पर्टिकुलर प्रोविजन जो आपको लगता है कि ये फंडामेंटल राइट के साथ मैच नहीं कर रहा, फंडामेंटल राइट तो कुछ और कह रहा है और ये कुछ और, इनकंसिस्टेंट है ये फंडामेंटल राइट के, तो आप उस प्रोविजन को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करा सकते हैं. अगला, रिसेंटली जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट सेक्शन 497 फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट विद सम फंडामेंटल राइट. कैसे? आर्टिकल 14 के इनकंसिस्टेंट है. इसमें कोर्ट ने कहा, इसमें कोर्ट को लगा कि देयर इज द एब्सेंस ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी. जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस जिससे क्रिएट किए जाएंगे, जो भी इनैक्टमेंट होंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ऑफेंस किसी महिला ने किया तो वो, मतलब कोई भी एक्ट वो ऑफेंस की कैटेगरी में होगा अगर महिला ने किया, और ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं होगा अगर पुरुष ने किया. जस्ट इसका ऑपोजिट भी हो सकता है. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. दैट एक्ट मस्ट बी और दैट प्रोविजन मस्ट बी जेंडर न्यूट्रल ना. जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों लिंगों के लिए वो समान होना चाहिए. अपराध अगर किया है तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, लाइबिलिटी तो सेम होनी चाहिए. तो यहां पर कोर्ट को लगा, यहां पर कोर्ट को एब्सेंस ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी, ये कोर्ट को फील हुआ और कोर्ट ने कहा इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और देखिए आर्टिकल 14 के अगर आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है तो डेफिनेटली आर्टिकल 21 के अगेंस्ट हो ही जाना है, क्योंकि फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. आर्टिकल 14 जहां पर आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट, जहां पर आर्टिकल 14 वायलेट होगा डेफिनेटली वहां पर 21 वायलेट हो जाएगा. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो जाएगा. भाई राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है ना. अगर आपके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, आपके साथ इक्वलिटी नहीं है, देन डेफिनेटली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है ना, तो वो अपने आप वायलेट होगा. तो ऐसे ही 497 में देयर वर सो मेनी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो कि इसके स्कोप में आ गए थे. तो 497 को भी इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके अब इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया. ठीक है, तो ये है सेवरेबिलिटी के पूरा का पूरा इनैक्टमेंट ना होकर कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है. ठीक, ये आपका हो गया सेवरेबिलिटी. अब एक गोपालन, ये तीनों केसेस आप इसमें ध्यान रखिएगा. इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 13 में कि क्या फंडामेंटल, वेदर डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर अप्लाइज टू फंडामेंटल राइट ऑल्सो. क्या कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट को त्याग सकता है? आंसर इज नो. नो पर्सन कैन अबेंडन or waive his or her fundamental right, because the ultimate object behind the incorporation of fundamental right under part 3rd is to ensure the welfare of whole society. पूरे सोसाइटी के बेनिफिट को प्रमोट करना है ना, किसी एक इंडिविजुअल के बेनिफिट को इंश्योर नहीं करना, बट कि पूरी सोसाइटी के बेनिफिट को इंश्योर करना है, पूरी सोसाइटी के वेलफेयर को इंश्योर करना है. ठीक, फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्ट. इसी में एक केस है बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इस केस में क्लियरली ये चीज मेंशन कर दी थी कि अक्यूज्ड कैन नॉट वेव हिज फंडामेंटल राइट और नो वन कैन अबेंडन हिज फंडामेंटल राइट. आपको अधिकार नहीं है कि आप चढ़े छत पे और कूद जाएं कि मैं बहुत परेशान हूं, है ना, मैं बहुत परेशान हूं और मुझे जो आर्टिकल 21 ने राइट दिया है मैं इसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहता. नाउ आई वांट टू waive my fundamental right. You are not authorized to do so. ठीक, इसी के लिए attempt to suicide punishable offense है. So इसको आप वेव नहीं कर सकते. ये आपके पीटी के क्वेश्चन है. अब इसमें काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ. आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में बहुत पूछा जाता है पीटी में. लॉ इंक्लूड्स व्हाट? लॉ में क्या क्या आता है, क्योंकि 13(1) और 13(2) तो कहता है कि कोई भी लॉ एफआर के इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, तो लॉ क्या होगा? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है Law includes rules, regulation, bylaws, enactment, custom, uses, privileges, ordinance. ये सारे लॉ में आएंगे. बट इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अराइज हुआ था सबसे पहले शंकरी प्रसाद के केस में
कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ माने जाएंगे? तो शंकरी प्रसाद ने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। जो लॉ 13 बताता है वो ऑर्डिनरी लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। इसके बाद सेम क्वेश्चन सज्जन सिंह में आया और सज्जन सिंह में भी यही कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। बट गोलकनाथ के केस में ऊपर के दोनों जजमेंट को ओवर रूल किया गया और गोलकनाथ के केस में साफ साफ कह दिया गया कि लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ के अंडर ही आता है। लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो। मतलब ये कि जो लॉ 13 में बताया गया है वो कोई भी फंडामेंटल राइट को ना तो इफेक्ट किसी भी तरीके से आप टच नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, है ना, यही तो 13 कहता है। और अगर गोलकनाथ ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसी लॉ की डेफिनेशन में आता है, मींस बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को टच नहीं कर सकती। इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 13 में एक क्लॉज ऐड किया 4 और उधर आर्टिकल 368 में ऐड किया। और इसमें 13 में ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि वॉट एवर मेंशन अंडर आर्टिकल 13, जो भी कुछ अभी तक आपने पढ़ा कि लॉर्ड कैन नॉट अब्रेजेस एनी फंडामेंटल राइट, है ना, कैन नॉट टेक एनी फंडामेंटल राइट, ये जो दिखा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर लागू नहीं होगा। समझे? मतलब लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम फंडामेंटल राइट को ऑल्टर कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम नाउ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया, उसको पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बताया, बट एट द सेम टाइम एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13। द पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द फंडामेंटल राइट बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक, तो लॉ में लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मीन्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैन अल्टर और अमेंड एनी फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। देखिए, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, बट the concept of judicial review is implicit under article 13 because whatever mentioned under article 13 clause 1 and 13 clause 2 is can be ensured by judicial review na. Judicial review is the power of court under which court can examine, can check any legislative action, any enactment enacted by the legislature, whether that particular enactment is according to the spirit of constitution, is in accordance with constitutional morality, whether that particular enactment is in accordance with fundamental right। अगर नहीं है fundamental right के accordance में, then court is authorized to declare void, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है such law can be declared as void, then who will declare that particular enactment as void? Our courts। So our Supreme Court and High Court दोनों को ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू फर्स्ट टाइम यूएस की कोर्ट ने मार्वरी वर्सेस मेडिसन, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, मार्वरी वर्सेस मेडिसन के केस में बाय जस्टिस सर जॉन मार्शल के द्वारा इसको प्रिपाउंड किया गया, प्रतिपादित किया गया, एंड द सेम कॉन्सेप्ट बोरोड इन इंडिया। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को जुडिशियल रिव्यू को इंडिया ने बोरो किया एंड फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 जस्टिस खन्ना ने कहा था इट इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी टू चेक दैट वेदर
the two organ, legislature and executive, are working under the domain of constitutional morality. Rather, it is also the duty and at the same time it's also the power of court to check whether any enactment is in accordance with constitutional morality, is in accordance with fundamental right or not. So judicial review, और इसी केस में 24 अप्रैल 1973, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती है. मान लीजिए आपका इंटरव्यू पड़ गया 24 अप्रैल को या 23 को, तो नेक्स्ट डे, या मान लीजिए आज पूछे आज कौन सी डेट है, आपने जैसे ही बताया 24 अप्रैल, और आपसे तुरंत पूछा जा सकता है ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ना. लीगल जुडिशरी में, लीगल हिस्ट्री में 24 अप्रैल का अपने आप में बहुत रेलिवेंस है, क्योंकि इस दिन केशवानंद भारती का जजमेंट आया था 13 जजेस बेंच 7-6 के रेशियो से, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट्स दिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स की प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर दिया. इसी में कहा कि जुडिशियल रिव्यू, मतलब फ्रॉम द 24 अप्रैल 1973 नाउ जुडिशियल रिव्यू कम्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. इस दिन से जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी बन गया. ठीक, इसके बाद केशवानंद के बाद एक और इंपॉर्टेंट केस है IR कोले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 सुप्रीम कोर्ट. ये केस भी आपके जुडिशियल रिव्यू पे है. ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू भी आर्टिकल 13 से ही मिलता है. क्यों? क्योंकि जो भी 13(1) एंड 13(2) में लिखा हुआ है वो अब बताएंगे कैसे. मतलब अगर स्टेट ने कोई लॉ बना ही दिया एंड इफ यू थिंक एंड इफ यू फाउंड दैट पर्टिकुलर एनैक्टमेंट inconsistent with fundamental right, then you can challenge that particular enactment before the court, and court, by exercising the power of judicial review, can declare any particular enactment null and void, can declare any particular enactment or any provision of that enactment as unconstitutional, ultra vires. Court can struck down that particular provision. So it's all about article 13. I think इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की आर्टिकल 13 को एक्सप्लेन करने की, क्योंकि आर्टिकल 13 को प्रॉपर वे में 1 by 1 एक एक चीज को क्लियर करने में प्रॉपर 2 से 3 क्लासेस लगते हैं. बट आई थिंक आप लोग के काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे. थैंक यू सो मच.